करना है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। टोटल बायोडायवर्सिटी कितनी है? टोटल बायोडायवर्सिटी 1.7 से 1.8 बिलियन जो डिस्कवर हो चुकी है और डिस्क्राइब हो चुकी है। ठीक है, कॉमन मैन वुड फाइंड टू हार्ड टू बिलीव, यानी कि किसी व्यक्ति को ये सुन के आश्चर्य होगा कि 20,000 से भी ज्यादा क्या है आंट्स, 3 लाख के करीब क्या है बीटल्स, और 28,000 के करीब क्या है फिशेस, और लगभग 20,000 के करीब क्या है ऑर्किड। यहां लिखा हुआ है मोर देन 20,000, और ये 3 लाख बीटल्स, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिश और 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड, ये है। इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इनका मानना है, क्या मानना है, कि जो डाइवर्सिटी है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और हाउ मेनी स्पीसीज, कितनी स्पीसीज हैं, और डिड द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री, यानी कि जितनी बायोडाइवर्सिटी है क्या पहले भी इतनी बायोडाइवर्सिटी थी? आंसर आएगा नहीं, चेंज होता रहता है, समय के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता रहता है। अब आगे, बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था किसने? बायोडाइवर्सिटी का मतलब हेट्रोजेनिटी की होमोजेनिटी, यानी जैव विविधता, विविधता यानी कि वेरिएशन, तो होमोजेनिसिटी की हेट्रोजेनिटी। तो हेट्रोजेनिटी कहां पे दिख रही है? बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर में हेट्रोजेनिटी दिख रही है। ये सिर्फ स्पीसीज लेवल पर ही नहीं बल्कि सभी बायोलॉजिकल लेवल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, सभी बायोलॉजिकल लेवल पर देखने को मिलेगी। फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल विद इन द बायोम, मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर के कहां पर? बायोम तक। तो मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर के बायोम तक। बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलर किया था एक सोशियो बायोलॉजिस्ट ने, नाम क्या था? एडवर्ड विल्सन। तो नाम था एडवर्ड विल्सन। तो ये टर्म किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। बायोडाइवर्सिटी को हेट्रोजेनिटी कहते हैं। ये सिर्फ स्पीसीज लेवल पर ही नहीं बल्कि सारे लेवल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, कहां से कहां तक? मैक्रो मॉलिक्यूल से बायोम तक। बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलर किया था किसने? सोशियो बायोलॉजी, एडवर्ड विल्सन। और इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को मेनली 3 लेवल पे स्टडी किया। वैसे तो सारे पर कर सकते थे पर मेनली कितने पर किया गया? 3 पर। पहला कौन सा था? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब जीन लेवल की डाइवर्सिटी, जीन, नॉट जीनस लेवल, जीन की जीनस लेवल, तो जीन लेवल, जीनस नहीं। क्या कह रहा है? हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है किस लेवल पर? जेनेटिक लेवल पर, यानी जीन लेवल पर, और उसके डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में, यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है जीन लेवल पे और उसके डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज पर। जेनेटिक वेरिएशन सोन बाय मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट का नाम राउल्फिया वोमिटोरिया, और ये बीपी वगैरह के काम आता है, नर्वस टॉनिक के काम आता है, नर्वस टॉनिक बीपी कंट्रोल के काम आता है। और ये किस रेंज में पाया जाता है? हिमालय के डिफरेंट रेंज में। और ये फेमस है अपने पोटेंसी के कारण और कॉन्सेंट्रेशन के कारण, जिससे केमिकल निकाला जाता है। केमिकल का नाम क्या है? रेसरपीन। रेसरपीन नाम का केमिकल निकाला जाता है। ठीक है ना। इंडिया में 50,000 के करीब जेनेटिक डिफरेंट स्ट्रेन पाए जाते हैं किसके? राइस के। यानी 50,000 से भी ज्यादा किसके स्ट्रेन पाए जाते हैं? राइस के। और 1,000 वैरायटी पाई जाती है किसकी? मैंगो की। 1,000 वैरायटी किसकी है? मैंगो की। और 50,000 से भी ज्यादा स्ट्रेन पाए जा रहे हैं किसके? राइस के। और स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो स्पीसीज लेवल पे देखने को मिलेगी। यानी किस लेवल पे देखने को मिलेगी? स्पीसीज लेवल पे देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट पे ज्यादा डाइवर्सिटी है किसकी तुलना में? ईस्टर्न घाट की तुलना में। और सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं वहां पे? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की बायोडाइवर्सिटी कहां ज्यादा है? वेस्टर्न घाट पर। किसकी तुलना से? ईस्टर्न घाट पे। और इंडिया में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा वेस्टर्न घाट। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पे है? वेस्टर्न घाट। अब आए इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पे। इकोलॉजिकल को इकोसिस्टम लेवल की बायोडाइवर्सिटी भी कहा जा सकता है। जैसे इंडिया में उदाहरण के लिए डिजर्ट बहुत सारे, रेन फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, वेटलैंड है, एस्टूरी, या एस्टूरी मतलब जहां समुद्र का पानी नदियों से मिलता है, और उसके बाद एल्पाइन मिडो है यानी बर्फीले क्षेत्र है। ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है
किसकी तुलना से? स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे। तो हमारी जो बायोडायवर्सिटी है, इकोलॉजिकल वाली बायोडायवर्सिटी या इकोसिस्टम वाली बायोडायवर्सिटी, वो ज्यादा है किसकी तुलना से? स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, फिलीपींस और ये सारे आते हैं, उससे कहीं ज्यादा बायोडायवर्सिटी हमारे यहाँ भारत में है। और अभी आगे बताएगा भी कितनी ज्यादा है, कितने लैंड एरिया पर है। 2.4% लैंड एरिया और 8.1%। मिलियंस ऑफ ईयर लग गए इतनी डाइवर्सिटी बनने को, इवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी को एक्यूमुलेट होने में कितने साल लग गए? 4.4 मिलियन ईयर अगो। लाइफ तो बनी ना 4 अरब साल पहले। और कह रहा है लेकिन लूज करने में 2 सदियां ही काफी है। ये आगे दिया हुआ है, अभी तक 100 सालों में आधी कर चुके हैं, अगले 100 सालों में गायब हो जाएंगे। यानी 2 सालों में जितनी बायोडायवर्सिटी, 200 सालों में जितनी बायोडायवर्सिटी थी वो टोटल गायब हो जाएगी, अगर यही स्पीड बना रहा तो। लिखा ना, सच प्रेजेंट स्पीसीज लूज कंटिन्यू, यानी जितनी स्पीसीज है अगर ऐसा ही लूज होती रही तो सब गायब हो जाएंगी। बायोडायवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके? इन्वायरमेंटल इशू है। और इंटरनेशनल कंसर्न बनाना है कि नेशनल? इंटरनेशनल कंसर्न बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में रियलाइज कर सके कि ये बहुत बड़ी समस्या है और बायोडायवर्सिटी को हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे प्लेनेट के लिए कितनी जरूरी है, ये एहसास हो सके। हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए बायोडायवर्सिटी का रिच होना बहुत जरूरी है। अब आगे, कितनी इंडिया में है, कितनी अर्थ पे है? तो क्या बोला है, हमारे पास कुछ पब्लिश रिकॉर्ड है, यानी जो पब्लिश हो चुके हैं, उसमें स्पीसीज जो भी खोजी जाती है, जो भी इनको नाम दिया जाता है, वो लिखी जाती है। अब क्वेश्चन पूछा है कितनी स्पीसीज जो है रिकॉर्डेड हो चुकी है, बट इसका सही आंसर बता पाना थोड़ा मुश्किल काम है अर्थ पर। अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आजकल इसको WCU बुलाते हैं। WCU का पूरा नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, तो आजकल WCU नाम बुलाते हैं, क्योंकि इतना लंबा नाम कोई बुलाना नहीं चाहता। तो WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, इन्होंने 2004 में एक डाटा दिया कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं, जितने भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज है जो डिस्क्राइब की जा रही है, वो ज्यादा है 1.5 मिलियन से। और अभी मैंने बोला था 1.7 टू 1.8, बात को इनडायरेक्टली लिख रहे हैं, यानी स्पीसीज कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन। इसको NCERT ने जानबूझकर ऐसे लिखा है ताकि स्टूडेंट के दिमाग में वो डाटा आ जाए, कितनी? 1.7 से 1.8 मिलियन। लेकिन इसका कोई आइडिया नहीं कि कितनी अभी खोजी जानी बाकी है, कितनी डिस्क्राइब की जानी बाकी है, इसका कोई आइडिया अभी नहीं है। एस्टीमेट्स यानी कि जो डाटा है वो बहुत बड़ा है और केवल एजुकेशन गेस से बनाया गया है, केवल एजुकेशन गेस से बनाया गया है। बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल ग्रुप में जो स्पीसीज इन्वेंटरी है वो ज्यादातर कंप्लीट हो गई है ट्रॉपिकल टेम्परेट कंट्री में। किसकी तुलना से? ट्रॉपिकल। छोटा एरिया क्या होता है? टेम्परेट। बड़ा एरिया क्या है? ट्रॉपिकल। तो कहां पे स्टडी आसान है? टेम्परेट में। किससे? इसको देख करके इससे कंपेयर कर लेंगे, ये लिखा हुआ है। जब हम देखेंगे लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज अभी भी वहां पे वेट कर रही है डिस्कवर किए जाने पर, कहां पे? ट्रॉपिक्स में। कैसे पता चला? टेम्परेट में स्टडी की, ट्रॉपिकल का रेशियो निकाला, पता चला यहाँ इतनी प्रजातियां हैं, यहाँ इतनी होंगी उसी रेशियो में, यहाँ पर इतनी खोजी जानी बाकी है, यहाँ इतनी खोजी जानी बाकी है। तो क्या किया हम लोगों ने? एक स्टैटिक्स डाटा तैयार कर लिया, कंपेयर कर लिया, स्टैटिस्टिकल कंपेयर ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज, मतलब टेम्परेट को ट्रॉपिकल स्पीसीज से कंपेयर कर लिया गया और फिर पता लगा लिया गया, जैसे इंसेक्ट पर हमने स्टडी की या और ग्रुपों पर स्टडी की और प्लांट पर स्टडी की, और हम लोगों ने क्या किया? सीधे हम लोगों ने क्या किया? टोटल नंबर को गेस कर लिया, टोटल नंबर को हम लोग ने गेस कर लिया। जैसे सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज 20 to 50 मिलियन, यानी कुछ जो एक्सट्रीम रेंज आता है वो कितना आता है? 20 से 50 मिलियन। यानी कुछ का मानना था कि टोटल बायोडायवर्सिटी कितनी है? 20 से 50 मिलियन, 20 से 50 मिलियन। और मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट्स मेड बाय द रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे यानी ज्यादा अच्छा डाटा किसने दिया? रॉबर्ट मे ने। अच्छा, रॉबर्ट मे ने ये बताया कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब पूरे संसार की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी वो कितनी है?
7 मिलियन। ये डाटा गलत था, ये डाटा सही है, बोला नहीं है। मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टीमेट, यानी कि साइंटिफिक रूप से सही एस्टीमेट किसने दिया? रॉबर्ट मे ने। और क्या डाटा बताया, कितने मिलियन है? 7 मिलियन है, 7 मिलियन। Let us look at the some interesting aspect about the earth biodiversity based on the currently available species inventories। यानी कि अब हम देखते हैं कि जो हमने खोजा है, जो करंटली हमारी स्पीसीज इन्वेंट्री है, वो कितनी है पूरे अर्थ पर, ये हमें देखना है। 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज और एनिमल, यानी जितनी भी बायोडायवर्सिटी है उसका 70% के करीब क्या है? एनिमल। यानी जो भी 100 खोजा है हम लोगों ने, 100 जीवों में 70 क्या है? एनिमल। और एनिमल में भी 70% से के करीब कौन है? इंसेक्ट। ये देखो बोला गया मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड एज एनिमल, यानी 70% से भी ज्यादा जो प्रजातियां हैं वो एनिमल की हैं। जबकि प्लांट में देखो किसको लिया गया है? एल्गी, फंजाई भी ले लिया गया, क्योंकि पुराने समय में प्लांट को कहां रखा गया था? नहीं, फंजाई को कहां रखा गया था? प्लांटी में। क्यों? सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट? तो सेल वॉल प्रेजेंट है। ब्रायो, जिम्नो, एनजीओ सब कहां रखे थे? प्लांटी में। लेकिन ये अलग से रखा गया था। आरएच विटेकर ने इसको बाद में अलग कर दिया, लेकिन ये डाटा तो बहुत पुराने समय से बना रहे हैं ना, 1-2 दिन में डाटा बनता है कि काफी टाइम लगता है। फिर इसका कंपैरिजन हमने जब वो देखा ये कि ये कितना हिस्सा कवर करता है, तो 22% से ज्यादा नहीं है, यानी 70% से ज्यादा क्या है? एनिमल। प्लांट कितने से ज्यादा नहीं है? 22% से। एनिमल में भी सबसे ज्यादा क्या बताया था? इंसेक्ट। लिखा है कि मोर देन 70% ऑफ टोटल एनिमल, 70% से भी ज्यादा एनिमल कौन है? इंसेक्ट। 70% से भी ज्यादा एनिमल कौन है? इंसेक्ट। दैट मीन्स हर 10 में से कितने हैं? 7, यानी 2/3 या 10 में 7। इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी इंसेक्ट की क्यों है? क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर आएगा नेचुरल सिलेक्शन उनका ज्यादा हुआ। जितना ज्यादा नेचुरल सिलेक्शन होगा, बायोडायवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज ऑफ फार्मा। ये कह रहा है फंजाई कितने से ज्यादा है? तो फंजाई जो है लगभग ऐसे फार्म, FARM, F का मतलब फिश, A का मतलब एम्फीबियन, R का मतलब रेप्टाइल, M का मतलब मैमल, यानी कि फंजाई पूरे वर्ल्ड में इनसे ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन का सिंबल लगाओ। फंजाई जो है फार्म से ज्यादा है, यानी फंजाई इज मोर देन फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल, यानी पूरे वर्ल्ड में फंजाई ज्यादा है। इनवर्टिब्रेट का डाटा पूछा जाएगा तो आप बताओगे सबसे ज्यादा इंसेक्ट। फार्मूला है IOMC। IOMC सबसे ज्यादा क्या है? O का मतलब अदर एनिमल ग्रुप, ठीक है ना, M का मतलब, C का मतलब, देखो सबसे ज्यादा क्या है? इंसेक्ट, उसके बाद अदर ग्रुप, उसके बाद मोलस्क, सबसे कम। फार्मूला क्या बना? वर्टिब्रेट्स का डाटा देखते हैं। वर्टिब्रेट्स का फार्मूला है फार्मा, FARMA। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनिमल में सबसे ज्यादा विलुप्त कौन हो रहा है? एनिमल में सबसे ज्यादा गायब कौन हो रहा है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस सबसे ज्यादा गायब हो रहे हैं। तो आप बताओ ये जो लास्ट वाला है ये क्या है? सबसे कम होगा, तो इसका मतलब ये क्या है? एप्स, यानी सबसे ज्यादा फिशेस से कम, एप्स से कम, रेप्टाइल से कम, और सबसे कम। तो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, देख लीजिए सबसे ज्यादा क्या है? फिशेस। फिर F के बाद A से एप्स, एप्स को बर्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर R रेप्टाइल, फिर उसके बाद मैमल, और सबसे कम है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस सबसे कम है, आपको दिख रहा होगा इसके बराबर, लेकिन है हल्का सा कम। ग्राफ में बनाते समय आपको 19-20 नहीं दिखेगा। सबसे कम है एम्फीबियन, अभी आगे डाटा में दिया हुआ है। बताओ इनवर्टिब्रेट्स का फार्मूला, वर्टिब्रेट्स का फार्मूला फार्मा, सबसे ज्यादा क्या है? फिशेस, उससे कम क्या है? एप्स, एप्स से कम क्या है? रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद मैमल से कम एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। और ये देखिए फंजाई सबसे ज्यादा है,
तो सबसे ज्यादा फंजाई होगी, लगभग उसी के बराबर एंजियोस्पर्म है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड का डाटा निकाले तो फंजाई ज्यादा है, क्योंकि माइक्रोब्स ज्यादा होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये ज्यादा होंगे। यानी अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा फंजाई, उसी के लमसम एंजियोस्पर्म्स। लेकिन अगर सिंगल चॉइस है तो ये चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फंजाई के बाद एल्गी, एल्गी के बाद मॉस, मॉस के बाद फर्न एंड एलिस, और सबसे कम है लाइकेन। वही ऑर्डर है, फंजाई, फंजाई के ही लमसम, एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के बाद ब्रायो, ब्रायो पहले एल्गी आ जाएगा, एल्गी के बाद ब्रायो, ब्रायो के बाद टेरिडो, और टेरिडो के बाद सीधे लाइकेन। सबसे ज्यादा क्या है, फंजाई के बाद एंजियो, एंजियो के बाद एल्गी के बाद ब्रायो यानी मॉस, और टेरिडो यानी फन, और उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म का डाटा इसमें दिया नहीं है। और ये सबसे कम क्या है, लाइकेन। सबसे कम क्या है, लाइकेन। अच्छा, अब इन्होंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है आपने नोट किया हो, आपको नोट करना चाहिए, क्या नोट करना चाहिए, कि ये जो डाटा दिया है इसका कोई फिगर नहीं दिया, किसका, प्रोकैरियोट्स का। क्या प्रोकैरियोट्स का कोई डाटा दिया हुआ है, नहीं, प्रोकैरियोट्स का कोई डाटा नहीं दिया गया है। बायोलॉजिस्ट को अभी तक पता ही नहीं कि कितने सारे प्रोकैरियोट्स स्पीसीज होंगे, हमें नहीं पता कितने सारे प्रोकैरियोट्स होंगे। क्यों नहीं पता, सबसे बड़ी समस्या, पुराने टेक्सोनॉमिकल मेथड से, यानी पुराने टेक्सोनॉमिकल मेथड से ये सूटेबल नहीं है कि हम इन्हें पहचान सकें। यानी क्या लिखा हुआ है, नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोब्स स्पीसीज एंड मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चर्ड अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। ना तो हम इन्हें पहचान सकते पुरानी टेक्निक से, और ना ही इन्हें कल्चर कर सकते हैं। अब कल्चर ही नहीं कर पाएंगे तो हम इन्हें कैसे ग्रो कराएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ना तो पहचान सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। ना पहचानना आसान था और ना ही कल्चर करना आसान था। कह रहा है अगर हम बायोकेमिकल मेथड यूज कर लें, अगर बायोकेमिकल मेथड या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया ले लें, ठीक है, और हम कोशिश करें इन स्पीसीज को जानने की, तो इनकी डाइवर्सिटी अकेले ही मिलियंस में पहुंच जाती है। यानी एलोन माइट रन इनटू बिलियंस, यानी क्या हो जाते हैं, मिलियंस में पहुंच जाते हैं, मिलियंस में पहुंच जाते हैं। समझ आई बात, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज हो गई यहां। Although India has only 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया, इंडिया जो है 2.4% लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड का। ग्लोबल डाइवर्सिटी लेकिन बहुत इंप्रेसिव है, 8.1, अभी हमने बोला था आपको। लैंड एरिया 2.4, लेकिन डाइवर्सिटी तो जितना लैंड है उससे लगभग 4 गुना है हमारे पास, 4 गुना बायोडाइवर्सिटी है। और यही कारण है कि हम लोग 12 मेगा कंट्रीज, एक्चुअली मेगा कंट्रीज 17 हो गई है, लेकिन एनसीईआरटी में जो डाटा पुराना है हमें पुराना ही लेके चलना है, नया अपने मन से नहीं लेना है। ऐसे तो नेशनल पार्क भी बहुत ज्यादा हो गए। तो 12 मेगा कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, उसमें हमारा स्थान आता है। देखा है, वन ऑफ द कंट्री ऑफ द 12 मेगा कंट्रीज, यानी 12 मेगा कंट्रीज में हम आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। फिर बोला गया लगभग 45,000 के करीब प्लांट है, उससे दुगने के करीब यानी 90,000 के करीब क्या है, हाँ एनिमल है। कहां, अकेले भारत में, अकेले भारत में 45,000 के करीब प्लांट और करीब 90,000 के करीब एनिमल है। और कह रहा है कि हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली द वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, कितनी अभी बाकी है। तो अगर हम रॉबर्ट मे का डाटा देखें, अगर वो एक्सेप्ट करें हम मे का ग्लोबल एस्टीमेट, तो केवल 22% खोज अभी हुई है। यानी 78, ये जो डाटा है 22% है, ये जो है 22% अगर ये है, तो इसका 78% यानी 22% 45,000 के करीब है, तो 78% जो है वो लगभग 1 लाख के करीब आएगा। अगर आपका 22% हिस्सा कवर कर रहा है 45,000 प्रजाति, तो हम लोग ने कैलकुलेशन निकाला, तो हमने 78% प्रजाति जो है कैलकुलेट करके निकाली, तो कितना आएगा, 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख से भी ज्यादा। अभी प्लांट ही खोजे जाने बाकी हैं। और करीब देखो, अगर हम 45 को 25% भी मान लें, तो 45 45 45 कितना होता है, 4 4 4 8 8 4 12 12 13 135, तो मोर देन 1 लाख हो गया कि नहीं हो गया।
मोर देन 1 लाख हो गया कि नहीं हो गया? यानी 1 लाख के करीब, 1 लाख से भी ज्यादा अभी केवल प्लांट खोजे जाने बाकी है। और इसका जरा चलो 90 का 3 टाइम्स करो, 90 का 3 टाइम्स 9 27, 27 यानी 3 लाख से भी ज्यादा, 3 लाख से भी ज्यादा अभी एनिमल खोजे जाने बाकी है। बोलो सही है? करीब 1 लाख से भी ज्यादा प्लांट और 3 लाख से भी ज्यादा एनिमल अभी खोजे जाने बाकी है। यानी कि भारत में अभी जो खोजा गया वो ना के बराबर है, पूरे वर्ल्ड में अभी खोज ना के बराबर हुई है। अब क्या बोला गया? वुड वी एवर टू कंप्लीट द इन्वेंटरी ऑफ बायोलॉजिकल वेल्थ? क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या हम कभी बायोलॉजिकल वेल्थ को गिन पाएंगे? क्या कभी हम बायोलॉजिकल वेल्थ को अपनी कंट्री में वो कंप्लीट कर पाएंगे? अब इसका आंसर भी दिया हुआ है। इसके लिए बहुत सारे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, वो भी ट्रेंड मैन पावर का मतलब नॉर्मल मैन नहीं चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए। हम आप नहीं गिन पाएंगे क्योंकि हम लोग टैक्सोनॉमिस्ट नहीं है, इसके लिए टैक्सोनॉमिकल नॉलेज चाहिए, ठीक है ना? और इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा चाहिए और टाइम बहुत ज्यादा चाहिए ये जॉब करने के लिए। लेकिन सिचुएशन तब भी होपलेस हो जाती है जब हमको ये पता चलेगा कि बहुत ज्यादा प्रजातियां गायब होने की कगार पे हैं और हम उन्हें डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं अभी। मतलब आप समझ रहे हो? आपके ऐसा तो है नहीं, नेचर में जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। अच्छा, अगर हम किसी को देख लें तभी वो मरेगा क्या? नहीं। हम किसी की जानकारी हासिल कर लेंगे तभी वो मरेगा क्या? नहीं। तो कितनी ऐसी प्रजातियां जंगलों में जो हमने अभी देखी ही नहीं, जो हमने गिनी ही नहीं है, जो खोजी नहीं हुई है और अभी वो विलुप्त हो जाएंगी, है ना? हमने उन्हें देखा भी नहीं और विलुप्त हो गया। माना कोई एक्स नाम का जानवर है, वो विलुप्त हो गया और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें उसकी जानकारी ही नहीं है। अच्छा, जब हमें मिलेगा तो हमें वो अवशेष मिलेंगे उसके, यानी कि क्या उसके वो फॉसिल्स मिलेंगे, और ये फॉसिल्स हमें उसकी सही जानकारी थोड़ा ना देंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है ना, है ना? वो तो मर गया, विलुप्त हो गया, तो फायदा ही क्या, काम ही नहीं आएगा। तो कह रहा है सबसे बड़ी सिचुएशन तो यही है कि वो डिस्टिंक्ट हो रहे हैं बिफोर द डिस्कवर्ड देम, हम उन्हें खोजने से पहले ही वो हम खो दे रहे हैं उन्हें। यानी एक तरह से बायोलॉजिकल लाइब्रेरी जो है वो बर्न कर रही है। बायोलॉजिकल लाइब्रेरी का बर्न का मतलब है, मान लो उधर से आग लग गई कहीं, ये पूरी लाइब्रेरी है, अब उस कोने पे आग लग गई, आपने इधर से गिनना चालू किया, शायद आप यहां तक भी ना आ पाओ, पूरी आग फैल जाएगी। एक तो किताबों रैक्स में रखी हुई है, रैक भी लकड़ी की बनी है, वुडन वर्क, लाइब्रेरी में बैठने के लिए बेंचे तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, बेंचे भी लकड़ी की बनी है, आग तेजी से पकड़ लेगा और आप वहीं से छोड़ के भाग जाओगे और गिनती भी नहीं कंप्लीट हो पाएगी। यानी 90% चीजें गायब हो जाएंगी और आप उसे गिन भी नहीं पाओगे। और यही चीज हमें डिसअपॉइंट करती है। देखो लिखा है, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक्ड हियर। यानी आप इसकी सूची बनाना चाहते हो, कैटलॉग का मतलब सूची, आप इसका इंडेक्स तैयार करना चाहते हो, ये किताब इस रैक में रखी, ये किताब इस रैक में है, इतनी किताबें हैं, ये किताब इस रैक में है, इसकी सूची बनाना चाहते हो। तो सूची बनाने से पहले ही वो जल गया आपका लाइब्रेरी, तो कहां सूची बन पाई? यहां तक की किताब कौन सी थी पता ही नहीं चलेगा, जलने के बाद तो कुछ नहीं पता चलेगा। यहां कौन सी किताब थी पता ही नहीं चलेगा, वहां कौन सी किताब थी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। क्या क्या सीखे इस पैरा में? सबसे ज्यादा क्या है, प्लांट है कि एनिमल? एनिमल मोर देन 70%। एनिमल में भी मोर देन 70% क्या है, इंसेक्ट। हर 10 में कितने, 7, यानी 2/3, यानी 2/3 है, 2/3। फिर आपको बताया गया भारत का जो लैंड एरिया है वो कितना है, 2.4। बायोडायवर्सिटी कितनी है, 8.1, यानी कि कम एरिया पे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। हम कितनी मेगा कंट्रीज में अपना स्थान बना पाए, 12 मेगा कंट्रीज में हम अपना स्थान बना पाए। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है क्या, कितनी प्रजातियां भारत में खोजी गई हैं प्लांट की, 40,000। कितनी एनिमल की, लगभग 90,000। कितनी अभी प्लांट की खोजी जानी बाकी है, 1 लाख से भी ज्यादा। कितनी अभी एनिमल में खोजी जानी बाकी है, 3 लाख से भी ज्यादा। तो हो क्या रहा है, क्या ये इन्वेंशन कभी कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अभी खोज ही नहीं हुई है, और दूसरी तरफ वो विलुप्त हो रहा है, और जो विलुप्तीकरण का रेट है वो हमारी डिस्कवरी के रेट से फास्ट है। अच्छा, बायोडायवर्सिटी किस पर डिपेंड करती है? पहला फैक्टर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। हमने आपको एक दिन और बताया था, ये हमारा एक प्लेनेट है, ऊपर पोल है, बीच में इक्वेटर है। ऊपर पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बीच में इक्वेटर है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर बायोडायवर्सिटी, टेम्परेचर बताओ पहले क्या होता है, घटेगा। अगर टेम्परेचर घटा मतलब ठंडी
बढ़ी, ठंडी बढ़ी तो लोग ज्यादा पाए जाएंगे कि कम पाए जाएंगे? जीव जंतु ज्यादा पाए जाएंगे कि कम पाए जाएंगे? तो बताओ, बायोडायवर्सिटी ऊपर जाने पर घटती है। अच्छा आप बताओ, शहर में लोग ज्यादा हैं, प्लेन पर ज्यादा है कि माउंटेन्स पर ज्यादा है? प्लेन पर ज्यादा है, क्योंकि माउंटेन्स पर रहना, देखो घूमने जाना अलग बात है, लेकिन बस जाना अलग बात है। रोज जब सब्जी नहीं मिलेगी, बाकी सामान नहीं मिलेंगे, डेली लाइफ की चीजें नहीं मिलेंगी, नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको मोबाइल का, और भी बहुत सारी समस्याएं, बर्फ पड़ जाएगी, बाहर नहीं निकल पाओगे आप, तो बहुत सारी मूलभूत चीजें यानी फंडामेंटल चीजें नहीं मिलेगी, तो समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट यही बताता है कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म, हर जगह बदलती रहती है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारे एनिमल और प्लांट, देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, सबसे बड़ा पैटर्न है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ये जो डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी घटती है कहां से कहां पर? इक्वेटर से पोल या प्लेन से माउंटेन। कह रहा है एक अपवाद है, एक अपवाद है, ट्रॉपिक्स का अपवाद है, जो इस लैटिट्यूडनल रेंज में आता है, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, बस यहां पर ज्यादा स्पीसीज हैं देन टेम्परेट और पोलर एरिया। बताइए कौन सा अपवाद है? सिंगल एक्सेप्शन इज ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड कितने डिग्री वाला? 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ। अरे इसी को तो बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैंसर, कर्क रेखा मकर रेखा यहीं से गुजरती है, कर्क रेखा और मकर रेखा यहीं से गुजरती है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, वही है ये एक्सेप्शन। अब इन्होंने बोला इक्वेटर से पोल की तरफ वाली बात कह रहा है, कोलंबिया, कोलंबिया जो है ना नियर द इक्वेटर है, मतलब इक्वेटर की तरफ है, तो इक्वेटर पे डाइवर्सिटी ज्यादा कि कम? तो कितनी होती है? 1400 के करीब बर्ड्स की प्रजाति है, 1400 के करीब। न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ पे है, 105 स्पीसीज है। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ पे है, 105 स्पीसीज है। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ पे है, केवल 56 स्पीसीज है। इंडिया with much of its land area in tropical latitude has more than 1200 species। यानी इंडिया में जो कि हमारा इसके पहले आता है, यानी इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है, वहां पर 1200 से ज्यादा बर्ड है। आप बताओ, फिर से सुनो, यहां से मैचिंग का क्वेश्चन आएगा। कोलंबिया कहां पे है? कितनी प्रजातियां हैं? 1400। उसके बाद भारत पे आइए, भारत में कितनी है? 1200 के ज्यादा, ये 1200 नहीं, हर शब्द पे ध्यान दीजिए, मोर देन 1200, वो 1250 लिख देगा, तो यानी 1200 से मैच नहीं होगा, 1250 से मैच होगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा और, 41 डिग्री पर न्यूयॉर्क है, कितनी स्पीसीज है? और बिल्कुल पोल की तरफ है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पे बहुत बर्फ पड़ती है, तो केवल प्रजातियां कितनी है? 56। न्यूयॉर्क में 105, ग्रीनलैंड में 56, भारत में मोर देन 1200, और वहां पे कोलंबिया में 1400। तो ये मैचिंग में क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक जंगल है अमेरिका का, इक्वेडर, देखो, ए फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडर, यानी ये जो इक्वेडर वाला जंगल है, यहां 10 गुने से भी ज्यादा स्पीसीज है किसकी? वैस्कुलर प्लांट, और एज ए फॉरेस्ट, यानी वैस्कुलर प्लांट है, जंगल बना रहे हैं। और सेम एरिया से हमने तुलना किया है, कहां पर? टेम्परेट रीजन में, लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, यानी इस जंगल का नाम है ट्रॉपिकल इक्वेडर। इक्वेडर इज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और यहां पर हमने इतना ही बड़ा ये वाला इक्वेडर वाला फॉरेस्ट लिया जो कि ट्रॉपिकल एरिया है, उतना ही बड़ा हमने टेम्परेट वाला लिया जिसका नाम है, जो है मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में, लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, ये यूएसए वाला मिड वेस्ट का है, ये है इक्वेटर, इक्वेडर ये ट्रॉपिकल है, ये टेम्परेट है, एरिया सेम लिया गया, ये देखो लिखा है इक्वल, इक्वल एरिया लिया गया। अब हमने तुलना की तो दोनों में लगभग सेम डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं पाई गई। कहां ज्यादा पाई गई? टेम्परेट में कि ट्रॉपिकल में? ट्रॉपिकल में ज्यादा पाई गई। कितने गुना? 10 गुना, 10 गुना ज्यादा वैस्कुलर प्लांट पाए गए एज ए फॉरेस्ट, यहां पे कम थे, या 1 गुना तो यहां 10 गुना, ये देखो लिखा है 10 टाइम्स मैनी स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट। लार्जली ट्रॉपिकल एमाजोनियन रेन फॉरेस्ट, यानी एमाजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत बड़ा है, एमाजोनियन रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, और इसको बोला जाता है द प्लेनेट, वो द लंग ऑफ प्लेनेट, यानी पूरी छाती, लंग ऑफ प्लेनेट।
यानी बहुत बड़ा एरिया है, अमेरिका में है, और यहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। कौन से अमेरिका में है? साउथ की नॉर्थ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में देगा तो नॉर्थ अमेरिका लिख देगा, यहां ढंग से नहीं पढ़ा तो वहां गलत हो जाएगा, अमेरिका याद रहेगा तो गलत हो जाएगा, साउथ ना कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये अर्थ पर है, यहां पर बहुत ज्यादा प्रजाति है। बताओ भारत में कितनी थी जो डिस्कवर थी? 40। यहाँ 40 थे भी ज्यादा प्लांट है, 40,000 से भी ज्यादा प्लांट है, वहां भारत में 40 थे जो डिस्कवर्ड है। यहाँ जो डिस्कवर्ड है तभी तो डाटा लिखा है, अभी जो डिस्कवर्ड नहीं है उसका तो कोई डाटा ही नहीं है। तो 40,000 के करीब यहाँ पे प्लांट है, वहां 45 लिखा था, 40,000 के करीब ज्यादा प्लांट है, 3,000 के करीब फिश है, अकेले 3,000 फिश है, 1,300 के करीब बर्ड है, 427 ही मैमल और 427 ही एम्फीबियन है, 378 रेप्टाइल है, और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स है। यानी सबसे ज्यादा क्या है? इनवर्टिब्रेट। फिर क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? इनवर्टिब्रेट। फिर क्या है? प्लांट्स, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है? फिश। उसके बाद क्या है? बर्ड्स। उसके बाद क्या है? मैमल, ठीक है। उसके बाद क्या है? रेप्टाइल। सबसे कम क्या है? सबसे कम इस समय देखे तो मैमल और एम्फीबियन, देखो 427। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा किसको है? एम्फीबियंस को। ये अभी आने वाला है अगले पेज पे। साइंटिस्ट ने एस्टीमेट दिया कि रेन फॉरेस्ट में अभी भी 2 मिलियन यानी करीब 20 लाख इंसेक्ट खोजे जाने और नाम दिए जाने बाकी है। देखो लिखा ना, वेटिंग टू बी एक्सप्लोर, वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड और नेम्ड, यानी उनको एक्सप्लोर किया जाना बाकी है अभी। तो इस पैरा में हमने अमेजोनियन का पढ़ा और भारत का पढ़ा। अच्छा, अब क्या बोला गया? इकोलॉजिस्ट का मानना है कि ट्रॉपिक्स में इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी क्यों है। देखो क्या कारण है कि ट्रॉपिक्स में इतनी ज्यादा बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है। इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मानना है कि कुछ हाइपोथेसिस है। पहला, स्पेसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग होता है, फंक्शन ऑफ टाइम। टेम्परेट रीजन में जहां अक्सर क्या हो जाती है? बर्फ पड़ती है पास्ट में, तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में क्या हो जाती है? रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड होता है। ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड है वो अनडिस्टर्ब्ड होता है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर एंड दस हैड ए लॉन्ग, यानी क्या टेम्परेट में ज्यादा दिक्कतें आती हैं ट्रॉपिकल में। कहां बर्फ अक्सर गिरती रहती है। अच्छा, कहां बर्फ नहीं गिरी तो कहां जीवन आसान था। अच्छा, कहां पे नेचुरल सिलेक्शन तेजी से हुआ, तो फिर बताइए आबादी कहां की ज्यादा हुई होगी, तो बायोडायवर्सिटी की कहां की ज्यादा हुई। तो ये चीज यहां लिखी हुई है, देखो इससे स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन हो गया ट्रॉपिकल में। दूसरा रीजन ये कि टेम्परेट लेस सीजनल होता है। लेस सीजनल का मतलब जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अरे जहां ठंडी पड़ रही है वहां ठंडी ही पड़ेगी, कितना टेम्परेचर में चेंज आ जाए। लेस सीजनल का मतलब, हम बोले शिमला में क्या पड़ती है, आपका एक जवाब दीजिए। आप बोलोगे सर सर्दी पड़ती है, कभी नहीं कहोगे शिमला में गर्मी पड़ती है, पड़ती ही नहीं है। शिमला में सर्दी ही पड़ती है, कश्मीर में सर्दी ही पड़ती है ना, यूरोपियन कंट्री में सर्दी ही पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते वहां गर्मी पड़ती है। तो ऐसी जगह जहां सर्दी ही पड़ती है, हाँ वो बात अलग है कि शिमला में बर्फ नहीं हो सकती है, लेकिन सर्दी है, आपको जैकेट और स्वेटर पहनने पड़ेंगे, आपको कैप लगानी पड़ेगी शाम को, है ना। गर्मी के मौसम में ही, मैं बता रहा हूं ना, मैं मई में गया था, पहले गया था तो मई के वेदर में, और हाफ टी शर्ट, बस मेरे पास कुछ भी नहीं था, और हाफ टी शर्ट और जीन्स और लोअर, बस ये सब लेके चले गए। और जब वहां पहुंचे तो बर्फ गिर गई, अनफॉर्चुनेटली बर्फ गिर गई, मतलब जब टॉप पे पहुंचे देखने तो बर्फ गिर गई, मेरे हाथ बिल्कुल जाम हो गए, मतलब लग रहा था कि काट के चेक कर रहा था, तो लग रहा था उंगलियां हैं पर कुछ काम एहसास नहीं हो रहा था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे 3 मिनट नहीं रह पाया वहां, 3 से 4 मिनट नहीं रह पाया। हम 5-6 लोग गए थे, 3-4 मिनट नहीं रह पाया। हमने कहा तुम लोग आ जाना पीछे से, भैया हमसे तो झेला नहीं जा रहा है। मैं और मेरा एक और फ्रेंड दोनों नीचे आ गए, और जब नीचे आ गए तो फिर एक वहां पे दुकानदार जो थे, हिल पे तो कोई दुकानदार नहीं होता, नीचे जो थोड़ा सा नीचे आए 3-4 किलोमीटर, तो वहां पे दुकानदार थे, वो ताप रहे थे हीटर जला जला के और आग जला जला के। मैंने आधे से 1 घंटे तापने के बाद कुछ एहसास हुआ कि हाँ उंगलियां है, और बिल्कुल ब्रेन काम करना बंद कर दिया, मतलब इतनी ठंडी हो गई थी। सोचिए मई के सीजन की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ मई में तो अंडा रख दो
उसके अंदर क्या वो बन जाएगा, है ना, हाँ आप छोड़ के रख दो आमलेट बन जाएगा, है ना, तो इतनी गर्मी पड़ती है। तो लेस सीजनल हुआ कि मोर सीजनल? लेस सीजनल। अच्छा, वहां पर रिलेटिवली मोर कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल वेदर होगा कि अनकॉन्स्टेंट? मतलब वहां पे वेदर यही तो होगा कि हमें पहले से पता है कि शिमला मतलब क्या, सर्दी, है ना। तो ये मेरी गलती थी कि मैं फर्स्ट टाइम गया था, मुझे पता नहीं था कि गर्मी में भी सर्दी पड़ जाएगी। तब मुझे पता लगा कि लोग क्यों कहते हैं शिमला जैसी सर्दी, नहीं कहते शिमला जैसा चिल्ड हो गया, तो इसलिए लोग कहते हैं, क्योंकि गर्मी में भी कब बारिश हो जाए वहां पे, कब वो हो जाए कुछ पता नहीं, है ना। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निच स्पेशलाइजेशन। तो सच अगर कांस्टेंट इन्वायरमेंट है तो निच स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा हैबिटेट अच्छा होगा। और अगर हैबिटेट अच्छा होगा तो ज्यादा डाइवर्सिटी होगी कि कम डाइवर्सिटी? ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, ठीक है ना। देयर इज मोर सोलर, मैं कहां की बात कर रहा हूं, कौन लेस सीजनल है? क्या लिखा हुआ है? ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट आर लेस सीजनल, ठीक है ना। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल बोल रहा है टेम्परेट की तुलना में, और इसीलिए वहां ज्यादा से ज्यादा प्रिडिक्ट कर पाओगे कब क्या है। और कांस्टेंट इन्वायरमेंट होगा जिससे निच स्पेशलाइजेशन होगा और बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। अब आते हैं आखिरी बात पे, कहां सोलर रेडिएशन ज्यादा मिलेगी, मतलब कहां सूरज की रोशनी ज्यादा मिलती है? प्लेन पे कि माउंटेन पे? ट्रॉपिकल पे कि टेम्परेट पे? ट्रॉपिकल में सूरज की रोशनी, जैसे यहाँ सूरज की रोशनी ज्यादा है तभी गर्मी है, जहां सूरज की रोशनी कम पहुंच पाती है वहां सर्दी होती है। जैसे यूरोपियन कंट्री में सूरज की रोशनी, आपको पता है वो पहले रसिया काफी बड़ा था, सोवियत संघ बोलते थे, अभी वो टूट के यूक्रेन, पोलैंड और ये वो जो है, इसीलिए लड़ाइयां हो रही हैं, वो अलग अलग हो गए सब। तो जब रसिया में आज भी सन सेट होता है इस पोल से, और सनराइज होता है इससे, सनसेट होता है उससे, मतलब पूरा एक तरफ से निकलता है दूसरी तरफ से वो होता है, मतलब इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरा रसिया के रीजन में ही दिखता है, पूरा इतना बड़ा है, इतनी क्लियरिटी दिखती है वहां से, सूरज बिल्कुल एकदम सामने सामने दिखता है, इतना बड़ा उसका एरिया है। और जब सोवियत संघ हुआ करता था तब तो विश्व का सबसे बड़ा एरिया होता था, है ना। अभी भी है लेकिन अभी टूट गया ना कई टुकड़ों में, पोलैंड में, ये यूक्रेन में, तभी तो लड़ाइयां हो रही हैं, वो टूटने के बाद लड़ाइयां हो रही हैं। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक्स में ज्यादा है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी। सूरज की रोशनी जितनी ज्यादा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, और बदले में क्या होगा, ग्रेटर डाइवर्सिटी हो जाएगी, यानी खाना ज्यादा बनेगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा। ये देखिए डाइवर्सिटी ज्यादा। पहला रीजन क्या था? बर्फ का गिरना। दूसरा रीजन क्या था? लेस सीजनल होना, जहां पे सीजन में कम परिवर्तन होंगे वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, सीजन में कम परिवर्तन होंगे तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो फिर वहां ज्यादा सर्वाइवल होगा, निच स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तीसरा, जहां सनलाइट ज्यादा होगी वहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। अच्छा, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बाद सेकंड फैक्टर कौन सा आता है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप साउथ अमेरिका के जंगल, जिसको बोलते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। बताओ अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कहां था? हाँ, तो वो उसी जंगल की बात कर रहा है, वो घुमा के लिखा एनसीईआरटी ने ताकि बच्चे उसको समझ जाएं। तो साउथ अमेरिका के जंगल में क्या हुआ था, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको दिया था एक जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर ने, नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने ऑब्जर्व किया विद इन ए रीजन ऑफ स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एरिया, मतलब एरिया बढ़ाते जाओगे, एरिया छोटा है 10 स्पीसीज, एरिया बड़ा करो 20 स्पीसीज, एरिया और बड़ा करो 1000 स्पीसीज, एरिया और बड़ा करो, ठीक है ना, अब भी 1000 स्पीसीज, एरिया और बड़ा करो अब भी 1000 स्पीसीज। मतलब क्या समझे, एरिया इंक्रीज करने से स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ रही थी, लेकिन अप टू ए लिमिट, अप टू ए लिमिट, उससे ज्यादा नहीं होती है। ये देखो लिखा है बट ओनली अप टू ए लिमिट, यानी एरिया बढ़ाने पर बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, लेकिन उसकी भी एक रेंज है, हर चीज की एक रेंज है ना। एरिया बढ़ाने पर बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है लेकिन उसकी एक रेंज है। इन फैक्ट रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इज वाइडली, किसी भी पेड़ पौधे के लिए निकाला जा सकता है। टर्न आउट द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कर्व कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये देखो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, जब आपको लॉग स्केल ना दिया हो, s बराबर c a की पावर z, ये लॉग स्केल पे फार्मूला है कि नॉर्मल?
नॉर्मल स्केल पे फार्मूला है, तो आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलोगे। लेकिन अगर आपको लॉग, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दे, लॉग कन्वर्ट करना कितना आसान है, लॉग एस बराबर लॉग सी, और पावर पहले आ जाती है, यानी जेड लॉग ए, ये देखो आ गया, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, तब आपका ये आएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये लिखा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब आएगा जब बिना लॉग के चल रहे थे, जब आप लॉग के उस पे आ गए तो आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये लिखा है स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, वेयर फार्मूला ये रहा, एस स्पेसिफिकनेस, ए एरिया, जेड है लाइन या ढलान, लाइन की ढलान, स्लोप ऑफ लाइन, या रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, सी वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट है। इकोलॉजिस्ट ने जेड की वैल्यू को खोजा और उन्होंने बताया कि ज्यादातर जेड की वैल्यू इनके बीच लाई करती है, किनके बीच, 0.1 से 0.2। कह रहा है रिगार्डलेस द टेक्सोनॉमिकल ग्रुप और रीजन, बोलते हैं ये किसी टेक्सोनॉमिकल ग्रुप या रीजन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रिगार्डलेस है कि रिगार्डफुल, रिगार्डलेस। कहता है जैसे मान लो प्लांट ब्रिटेन में है, या बर्ड कैलिफोर्निया में है, या मोलस्क न्यूयॉर्क में है, तो स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो लगभग सिमिलर आएगा, मतलब रिगार्डलेस हो गया ना। ये नहीं कह रहा कि एरिया पर डिपेंड कर रहा है उस पर, कह रहा है किसी भी एरिया में निकाल लो, किसी भी स्पीसीज के लिए निकाल लो, जनरली किसके बीच आना चाहिए, 0.1 से 0.2। लेकिन अगर आप स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बहुत बड़े एरिया के लिए निकालते हो, वेरी लार्ज एरिया, वो जैसे बहुत बड़े महाद्वीप के लिए निकालते हो, तो स्लोप ऑफ लाइन बढ़ जाएगा, यानी लाइन की ढलान बढ़ जाएगी, यानी ढलान जो अभी ऐसे थी ना ढलान ऐसे, वो ढलान और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बढ़ रही है कि घट रही, पहले इधर बताओ, ये ढलान है अभी, अब इधर आए तो ढलान घटी, इधर से इधर चले गए तो ढलान बढ़ गई, ये ज्यादा स्टीपर है तो ज्यादा स्टीपर हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी, जेड की वैल्यू इतने के बीच आएगी। बताइए बहुत बड़े महाद्वीप के लिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 से 1.2, 0.6 से 1.2 आएगी। एग्जाम्पल के लिए फल खाने वाली बर्ड, फल खाने वाली बर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूगीबोरस, फ्रूगीबोरस बर्ड और मैमल के लिए जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट पर पाए जा रहे हैं, स्लोप कितना होगा, 1.15 के बीच होगा, 1.15 के बीच होगा। कह रहा है व्हाट डू स्टीपर स्लोप मींस इन दिस कॉन्टेस्ट, यानी जितने ढलान ज्यादा होगी आप क्या समझोगे, ढलान ज्यादा तो जेड की वैल्यू ज्यादा, और जितनी ज्यादा जेड की वैल्यू, तो इधर देखो जरा, एस बराबर सी ए की पावर जेड, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है वो भी पावर में है, तो यहां तो मजा ही आ जाएगा। नहीं, अगर कोई बोले पावर में हम 0.1% बढ़ा रहे हैं, तो यहां 0.1% नहीं बढ़ेगा, यहां बहुत ज्यादा बड़ा चीज हो जाएगा, यहां बहुत बड़ी चीज आ जाएगी। कोई चीज पावर में बढ़े तो बहुत तेजी से बढ़ती है, कोई चीज पावर में घटे तो बहुत तेजी से घटेगी, यानी उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। यानी अगर ये जरा सी भी बढ़ गई तो एस यानी स्पीसीज रिचनेस काफी ज्यादा हो जाएगी, और स्पीसीज रिचनेस ज्यादा हो जाएगी तो फिर बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी क्यों ज्यादा होनी चाहिए, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज इन द कम्युनिटी रियली मैटर्स द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। क्या कह रहा है, अगर नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो अभी तो इंसान ज्यादा है, तो क्या बायोडायवर्सिटी अच्छी है, नहीं, इंसान की आबादी बढ़ गई है, बायोडायवर्सिटी नहीं बढ़ी है। आप मेरी बात समझो, हमारी आबादी बढ़ना वो अलग मैटर है, हमारी बायोडायवर्सिटी बढ़ जाना वो अलग मैटर है। हमारी बायोडायवर्सिटी नहीं बढ़ी है, इंसान का नंबर बढ़ा है, हमारी स्पीसीज के नंबर नहीं बढ़े, हमारी पृथ्वी पर स्पीसीज के नंबर बढ़ने को बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। हमारा नंबर बढ़ रहा है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या बोला गया, in this question which ecologists have not able to give the definite answer, इकोलॉजिस्ट कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। कह रहा है कि पिछले कुछ दशकों से, मैनी डिकेड का मतलब पिछले कुछ दशकों से, इकोलॉजिस्ट का मानना है क्या कि कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज, मतलब जहां ज्यादा प्रजातियां होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है कम प्रजातियों की तुलना में, मतलब जिस जगह पे ज्यादा प्रजातियां होंगी वो इकोसिस्टम अच्छा है, जिस जगह पे कम प्रजातियां हैं वो इकोसिस्टम उतना अच्छा नहीं है। कह रहा है लेकिन यहां पे स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है हर साल, मान लो इस साल हमारे इकोसिस्टम ने हमको 10,000 किलोग्राम खाना दिया, इस साल हमको हमारे इकोसिस्टम ने 10,000 किलो खाना दिया, अगले साल वो हमें 5,000 किलो खाना देने लगा, फिर उसके अगले साल हमें 20,000 किलो खाना देने लगा।
तो ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल? अच्छा सीधी सी बात है, ऐसे सोचो, आपने पिछले साल, मान लो एक्स पर्सन की बात करें, एक्स पर्सन ने पिछले साल 10 लाख रुपए पर एनम कमाए, इस साल उसने 2 लाख कमाए, अगले साल उसने 25 लाख कमाए, फिर उसके अगले साल 5 लाख कमाए। क्या लग रहा है वो बंदा कैसा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल हो गया? अनस्टेबल। कभी ज्यादा कमा रहा है, कभी कम कमा रहा है, कभी ज्यादा कमा रहा है, कभी कम कमा रहा है, ठीक है ना? वैसे ही इकोसिस्टम होता है। आज की प्रोडक्टिविटी इतनी है, कल की इतनी हो गई, परसों की फिर इतनी हो गई, उसके बाद फिर कम पे सिमट गया। बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? बताओ स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। वो इकोसिस्टम स्टेबल होता है जिसमें, अब जैसे एक व्यक्ति, दूसरा एग्जांपल लो, एक व्यक्ति ने इस साल 9,45,000 रुपए कमाए, अगले साल उसने 10,20,000 रुपए कमाए, फिर उसके अगले साल 10,000 25,000 रुपए कमाए, फिर उसके बाद 9,68,000 रुपए कमाए। अब बताओ लगभग 10 लाख के अप्रॉक्स चल रहा है, लगभग 10 लाख के अप्रॉक्स चल रहा है। क्या वो ज्यादा स्टेबल है कि पहले वाला पर्सन ज्यादा स्टेबल? वो ज्यादा स्टेबल है, सेकंड केस ज्यादा स्टेबल था। वही कह रहा है, स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जिसमें टू मच वेरिएशन, प्रोडक्टिविटी देखने को मिले कि देखने को ना मिले, ना मिले, नॉट लगा दिया है। अरे ये देखो, जिसमें हर प्रतिवर्ष प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को ना मिले। मतलब इस साल खाना हुआ 10,000 किलोग्राम, अगले साल होना चाहिए 9,000 समथिंग ग्राम, फिर उसके अगले साल हो गया 10,000 25 किलोग्राम, उसके बाद फिर हो गया 9,000 समथिंग, ऐसा। तो ये स्टेबल हुआ। और या तो ये रिसाइलेंट होना चाहिए। कल हमने क्वेश्चन कराया था रिसाइलेंट पे। रिसाइलेंट का मतलब होता है अपने आप के डिस्टरबेंस को पुनः स्थापित कर लेना। अगर आज किसी ने पेड़ काट दिया तो कल पेड़ अपने आप को फिर से बना लेता है, देखो फिर से प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर लेता है। स्पेशली आप देखो फास्ट ग्रोइंग प्लांट, जैसे ड्रमस्टिक देखा है, सहजन ड्रमस्टिक देखा है, उसका पेड़ काट दो, अगले बार फिर देखना उससे भी बड़ा हो जाएगा। इतनी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, एक साल में बहुत तेजी से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता है। अभी कुछ समय पहले मार्च में, मैं होली के पहले की बात कर रहा हूं, होली के पहले सफेद सफेद कलर के फूल लगे थे ड्रमस्टिक के पौधों में, सहजन में। और होली के बाद मतलब 15-20 दिन में ही उसमें ड्रमस्टिक निकल आई, पतली पतली। आज की डेट पे हर एक पेड़ में इतनी मोटी मोटी ड्रमस्टिक है, आप देखो आसपास ही पौधे होंगे, है ना? आम प्लांट है, अरे सहजन, मोरिंगा, तो अपने आप को रिसाइलेंट कर लेता है। रिसाइलेंट, या तो रेजिस्टेंट या रिसाइलेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस। मतलब जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है, लोग कुल्हाड़ी से काट देते हैं फ्लावरिंग के बाद, अगले साल फिर अपने आप को मेंटेन कर लेता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी फिर से उसकी मेंटेन हो गई। कह रहे चाहे नेचर में हो या मैन मेड हो, दोनों से। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू द इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज। बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन को रोके। वी डू नॉट, लिखा है, we don't know how these attribute are linked to species richness। कहता है कि हमें नहीं पता कि ये कैसे इनडायरेक्टली इससे संबंधित है, बट डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किए, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किए। जब उन्होंने लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किए, आउटडोर प्लॉट बनाए, जब उन्होंने लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किए, आउटडोर प्लॉट बनाए, फिर क्या किया, कुछ टेंटेटिव आंसर मिला। क्या टिलमैन ने पाया, क्या टिलमैन ने पाया कि जो प्लॉट होता है जहां ज्यादा से ज्यादा वो है स्पीसीज रिचनेस, और वहां कम से कम वेरिएशन है बायोमास में, मतलब जिस जंगल में खाना ज्यादा से ज्यादा है वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां हैं। अच्छा, खाना ज्यादा से ज्यादा है मतलब प्रतिवर्ष खाना उतना ही बन रहा है जितना बनना चाहिए। आप जरा सोचो, एक जंगल है बहुत अच्छा, अगले साल हम गए, देखा कि सारे जीव जंतु गायब हो गए, पेड़ पौधे भी आधे से ज्यादा मर गए या लोगों ने काट दिया। तो बताओ, शेर गायब, चीता गायब, वुल्फ गायब, बिल्ली गायब, जंगली भैंसे गायब, पेड़ पौधे भी गायब। जब खाना ही नहीं है तो खाने वाले कैसे बचेंगे? अच्छा आप बताओ, इस पूरी पृथ्वी से पेड़ पौधे हटा दिए जाए, कौन मरेगा? सब मरेंगे, हम लोग भी मरेंगे, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? एक वायरस का इन्फेक्शन हुआ तब लोग मर गए। एक पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पूरा इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो जिंदा रहना ही मुश्किल है। ऑक्सीजन कहां से आएगी, है ना? पानी कहां से आएगा? सब तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि इकोसिस्टम पूरा ये वो मशीन है नेचर की जिसका हम कॉस्ट नहीं देते, हमें फ्री सर्विस दे रहा है।
नेचर की वो मशीन जिसको हम फ्री सर्विस जिससे ले रहे हैं, हम उसी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और हम इंसान इन्वेंशन किए जा रहे हैं, लेकिन नेचर को भी नष्ट कर रहा है। और यही कारण है कि आजकल नेचर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब, जब सर्दी पड़नी चाहिए तो सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी पड़नी चाहिए तो गर्मी नहीं पड़ती। अभी ये हालात है, 2050 में क्या होगा, है ना, 3000 में, सन 3000 में क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर इंसान आर्टिफिशियली ऑक्सीजन बनाएगा, आर्टिफिशियली ये करेगा, वो भी कितनी महंगी पड़ेगी सोचो। पहले पानी इतना था कि हमें पानी कभी खरीदना नहीं पड़ता था, आज पानी खरीदना पड़ रहा है। मैं बॉटल की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली जैसे स्टेट में चले जाओ, दिल्ली में पीने का पानी आपको खरीदना ही पड़ेगा, वहां पानी की बहुत किल्लत है। वो वाला बड़ा बड़ा वो गैलन, हाँ वही यहाँ पे आने लगी। क्यों? प्रदूषण फैल रहा है ना। पहले नहीं था, हम जब छोटे थे ऐसा नहीं था, हमारे घर पे ही आरओ नहीं लगा था क्योंकि पानी शुद्ध आता था। अब जब देखा कि अब कितने सालों से हर घर में आरओ लगाना पड़ रहा है, कारण ये है कि प्रदूषण नहीं था। हम लोग छोटे थे, इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, गर्मी की छुट्टी तो पता ही नहीं चलती थी कब निकल गई, क्योंकि गर्मी ही नहीं लगती थी, है ना, इतनी गर्मी ही नहीं पड़ती थी। अभी क्या हो रहा है, डे बाय डे टेम्परेचर बहुत राइज होता जा रहा है। आपके देखते देखते ही देख लो कि पहले जून जुलाई में भयंकर बारिश होती थी, अभी जून जुलाई निकल जाता है, अगस्त सितंबर में थोड़ी होती है, और कभी कभी तो वो भी ला नीनो एल नीनो इफेक्ट आ जाता है, वो भी नहीं होती। जलवायु परिवर्तन हो रहा है काफी तेजी से। He also shows that, टिलमैन ने ये भी बताया, जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगी डाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि उत्पादन क्षमता उतना बढ़ेगा। कह रहा है कि अभी भी हम समझ नहीं पाए हैं कि स्पीसीज रिचनेस क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा होनी चाहिए इकोसिस्टम के लिए। We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem। कह रहा है अगर बायोडाइवर्सिटी रिच नहीं होगी तो इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। और कह रहा है अगर इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी नहीं रही तो हमारी भी जो सर्वाइवल है, हमारी रेस की सर्वाइवल जो है प्लेनेट पे, वो भी अच्छी नहीं रहेगी। इंपरेटिव इफेक्ट होगा, इंपरेटिव का मतलब बुरा प्रभाव आएगा। अगर ऐसा ही बना रहा तो अलार्मिंग पेस पे पहुंच जाएंगे हम, अलार्मिंग प्लेस पे, और क्या बोलेंगे कि क्या स्पीसीज का कम हो जाना विलुप्तीकरण की तरफ नहीं ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा। स्पीसीज कम होती जा रही है। अच्छा, अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों बहुत बड़ी समस्या है? ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जो हम लोग प्रभावित हो रहे हैं कि सारे जीव जंतु, अगर सारे जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं तो हम लोग तो बच जाते हैं। क्यों? हम लोग ने क्या कर लिया, फैन चला लिया। अच्छा, जो जीव जंतु बाहर हैं वो कहां फैन चलाएंगे, उनके पास है ही नहीं, उनको तो टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। शेर हुआ, चीता हुआ, और भी हुए जितने जंगली जीव जंतु तप रहे हैं, गर्मी आएंगी तपने लगेंगे, सर्दी आएगी बच नहीं पाते, तो एडवर्स वेदर झेल नहीं पाएंगे। एडवर्स वेदर झेल ना पाने के कारण उनकी जनसंख्या लगातार घट रही है, और जो कुछ हंटिंग कर ले रहे हैं, कुछ हम लोग ने ये जैसे अब सांप और ये हैं, सांप हुआ, न्यूला हुआ, ये सारे जो हो गए, ये सब धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहे हैं, सब गायब होते जा रहे हैं। अब जैसे सांप है, अब सांप ये जंगल है, ये जंगल है, बीच में रोड बना हुआ है, हाईवे बना हुआ है। अब इस जगह से सांप निकल के गया, पता लगा टायर के नीचे आ गया, या फिर पता लगा निकल के जा रहा था, 4 लोगों ने देखा कि खतरा होगा, मार दिया उसको, है ना। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भले वो नुकसान नहीं पहुंचाता आपको, लेकिन मार दिया। तो ऐसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी घटती जा रही है। कह रहा है सोच के देखो, अगर वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियंस ज्यादा थे, यानी फ्रॉग की स्पीसीज ज्यादा थी, ट्री फ्रॉग की, अगर वो लूज हो जाए फॉरएवर तो क्या होगा? हाउ इज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अफेक्ट होगी? अब आप बोलोगे फ्रॉग के गायब होने से हमें प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हर एक जीव से इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। आपको लगता होगा हम लोग दूसरों पर प्रभाव नहीं डाले, हमने चींटियों को मारा, कैसे चलते हैं, चींटियां पैर से दब के मर जाती है, गाड़ियां चलाते हैं, चींटियां दब के मर जाती है, कितना बचाओगे, है ना। ऐसे हम लोग ने क्या किया, हम लोग एंटीबायोटिक की मदद से कितने सारे उसको मार देते हैं, माइक्रोब्स को। हम लोग फंजीसाइड छिड़कते हैं, फंजाई मर जाती है। क्यों? अपने वेलफेयर के लिए तो मार रहे हैं, हमारे लिए पेस्ट को मार रहे हैं पेस्टिसाइड डाल के, इंसेक्ट को मार रहे हैं इंसेक्टिसाइड डाल के। धीरे धीरे पॉलिनेटर खत्म हो जाएंगे, और पॉलिनेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, 117 अरब US डॉलर। पूछा आगे कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिनेशन विदाउट पॉलिनेटर? 117 अरब USD, यानी बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। जो गेहूं है आपका, जो भी XYZ रुपीस चल रहा है, 32, 30, 40, 50 रुपए किलो, वो गेहूं आपका पड़ेगा
500-600 रुपए किलो, कहां से इंसान खाएगा, है ना? सोचो। तो लिखा है वेस्टर्न घाट पर अगर कुछ फ्रॉग कम हो जाए तो क्या होगा, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इफेक्ट हो जाएगी। अगर 20,000 के करीब जो थे प्रजातियां, अगर 15,000 रह गई तो क्या हो जाएगा, सब कुछ इफेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ये दे रहा है, इसका आंसर ये दे रहा है, देयर इज नो डायरेक्ट आंसर, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, इस चीज का, इस क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। इसके लिए प्रॉपर परसेप्टिव और थॉट की जरूरत है और एक एनालॉजी की जरूरत है, और ये एनालॉजी कहलाती है रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, पेंच निकलने की हाइपोथेसिस, पेंच गिरने की हाइपोथेसिस या पेंच निकाल लेने की हाइपोथेसिस। ये दिया था स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, नाम था पॉल इलरिच। पहले नाम बताइए, पॉल इलरिच। पॉल इलरिच, इन्होंने एयरप्लेन यानी एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लिया। इन्होंने कहा एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लो, उसके जो पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए जो पेंच लगाए गए उनको हम स्पीसीज मान लेते हैं। कह रहा है कि अगर हर एक पैसेंजर जो उसमें ट्रेवल कर रहा है, अगर वो पेंच निकालने लगे, यानी जब घर अपना आ रहा है उसका एक पेंच निकाल के ले जा रहा है, मान लो उसके पास पेचकस है, एक पेंच निकाल के ले जा रहा है, हर एक पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहा है और वो स्टार्ट कर रहा है निकालना, किसको निकालना है, रिवेट को, और अपने घर ले जा रहा है टू टेक होम, कॉजिंग द स्पीसीज एक्सटिंक्ट। इससे क्या हो रहा है, प्रजातियां गायब हो रही हैं। अरे पेंच कम हो रहे हैं ना, अरे एक एरोप्लेन में 10 करोड़ पेंच लगे थे और उसमें एक बार में 100 यात्री बैठे, 100 पेंच ले गए, अगली बार दोबारा आए आप लोग, दोबारा नए पैसेंजर आए, 100 पेंच और ले गए, फिर आए दोबारा, फिर 100 पेंच ले गए। अब धीरे धीरे पेंचों की कमी आ रही है, तो अब पेंच कम, तो हवाई जहाज जब लैंड करता है और जब फ्लाइट करता है, जब फ्लाइट करता है तो रनवे पे होता है, लैंड करता है तो रनवे पे होता है। तो जब फ्लैट, देखो एयर इंडिया फ्लाइट थी, एयर इंडिया फ्लाइट जर्जर हो गई थी, है ना? क्यों जर्जर हो गई थी? क्योंकि उसमें मेंटेनेंस ही नहीं किया जाता था, केवल मेंटेनेंस इंजन पे किया जाता था। केवल इंजन ही महत्वपूर्ण नहीं है मेरे भाई, चेचिस भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कुछ लोग के पास बाइक है, आप देखो स्पेशली बाइक, तो उसको स्टार्ट करोगे तो इंजन के अलावा सब जगह से आवाज आएगी, है ना? और वो कहीं गड्ढे में जाएगी, इतनी आवाजें आएंगी, एकदम झन झन करेगी नहीं। तो क्या होता है, क्योंकि वो मेंटेन ही नहीं करते। अच्छा, जो लोग मेंटेन करके रखते हैं उनकी कार में या बाइक में कहीं से आवाज नहीं आती, क्योंकि सारे पेच एकदम कसे हुए हैं, वो मेंटेनेंस करवा रहा है बंदा। तो ऐसे ही, तो जब पेंच की कमी आ रही मतलब प्रजातियां गायब हो रही हैं, तो इससे फ्लाइट की सेफ्टी शुरुआत में इफेक्ट नहीं होगी, शुरुआत में इफेक्ट नहीं होगी, यानी प्रॉपर काम करेगा इकोसिस्टम, कब, शुरुआत में। लेकिन जब बार बार लोग पेंच निकालने लगेंगे या पेंच गिरने लगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन क्या हो जाएगा, डेंजरसली वीक हो जाएगा, यानी संकटग्रस्त हो जाएगा प्लेन। और कैसे, समय के अनुसार। फर्दर विच रिवेट इज रिमूव्ड में बी ऑल्सो क्रिटिकल, बोलता है अब कौन सा पेंच निकलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई विंडो का पेंच निकाल ले तो ज्यादा प्लेन को खतरा है, या फिर कोई सीट का पेंच निकाल ले तो ज्यादा खतरा है, या कोई विंग का पेंच निकाल दे तो ज्यादा खतरा है। विंग का, एक बार सीट का पेंच निकालोगे, चलो आप एरोप्लेन में सीट पे ना बैठ के नीचे बैठ जाओगे, है ना? हालांकि नीचे बैठना अलाउड नहीं है, लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि चलो नीचे बैठ जाओगे, मान लो पेंच निकल गया, मजबूरी है आपकी नीचे बैठना, है ना? चलो आप जिंदा तो रहोगे, लेकिन किसी ने अगर पेंच खोल के ले गया वहां विंग वाला, पता लगा ऊपर उड़ा, एक तरफ का विंग है दूसरी तरफ का नहीं, तो क्रैश हो गया। सोचो, तो क्या बोला गया, कौन सा पेज गिर रहा है ये महत्वपूर्ण है। लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स की स्पीसीज ड्राइव मेजर फंक्शन is obviously more serious threat to the flight safety than the loss of few rivets on the seat or the window inside the plane। कह रहा है वो पेंच गिरना ज्यादा महत्वपूर्ण था या वो पेंच निकाल जाना ज्यादा महत्वपूर्ण था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता हो। आप बताइए पेंच कौन सा नहीं निकलना चाहिए था, विंग का। एक बार सीट और विंडो का निकलता तो काम चल जाता, ठीक है ना? और इसी को बोलते की स्पीसीज, यानी कौन सा पेंच ज्यादा इंपॉर्टेंट था, विंग वाला। विंग के पेंच को की स्पीसीज बोल रहे हैं। कह रहे हैं देखो 2 4 10 प्रजातियां गायब हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वो प्रजातियां नहीं गायब होनी चाहिए जो सबको लेके चल रही है, जो है संख्या में कम लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को जीवन दे रही है। जैसे आपका जो फिग होता है, फिग यानी अंजीर, अंजीर पर बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खाना मिलता है। अंजीर इंसान भी खाता है, अंजीर बहुत सारे जानवर भी खाते हैं,
अंजीर बहुत सारे जीव जंतु खाते हैं, अंजीर के अंदर कई सारी चींटियां भी पनप जाती हैं। अंजीर जो होता है वो सुखा करके ड्राई फ्रूट्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है। यानी अंजीर का जो वो है, अंजीर इतना पोषण देता है ना कि आप देखो ड्राई फ्रूट्स के अंदर एलाइड कैटेगरी में आता है। अंजीर की कीमत होगी हमें लगता है 1000 रुपए किलो से ऊपर ही होगा अंजीर की कीमत, क्योंकि अंजीर बहुत महत्वपूर्ण वो है। अगर कोई व्यक्ति अंजीर लेता है तो उसकी जो बॉडी पावर है वो बढ़ेगी, कब्ज के रोग नहीं होंगे। बहुत ज्यादा लुब्रिकेंट्स होता है, वो भिगा के खाते हैं लोग उसको सुबह सुबह, तो अंजीर बहुत ज्यादा पोषण देता है, ड्राई फ्रूट्स की तरह काम करता है। अच्छा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखें, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक बात कितनी अच्छी कही इन्होंने, हमको इस पर संदेह है कि कितनी प्रजातियां ऐड हुई, लेकिन इस पर कोई संदेह या डाउट नहीं है कि कितनी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ये पहली लाइन में लिखा है, while it is doubtful if many species are being added through the speciation, बोलते हैं बहुत सारी प्रजातियां ऐड हो गई हैं स्पेसिएशन से, कहां पर, अर्थ की ट्रेजरी में, लेकिन इसमें कोई भ्रम नहीं है कि कितनी ज्यादा लॉस हो रही हैं। The biological wealth of our planet has been declining rapidly. Biological wealth तेजी से गिर रही है, और फिगर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की तरफ ही है, यानी इसके रिस्पॉन्सिबल भी हम ही लोग हैं। मतलब हमने कहा कि ये सब हो रहा है, इसके पूरी पृथ्वी पे जो जो चीज भी हो रही है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही लोग। अच्छा बताओ, हम मंगल ग्रह पे गए, हम स्पेस में गए, हम स्पेस में बहुत कचरा है, पता है आपको? स्पेस में कोई मर जाता है, उसकी बॉडी को ऐसे छोड़ दिया जाता है, स्पेस सूट में बंद करके छोड़ दिया जाता है। वहां उतनी ज्यादा सर्दी है और वैक्यूम है कि वो क्या होता है, बॉडी तैरती रहती है। जो स्पेस का जो है ना कचरा, वो बहुत बढ़ गया। आप कभी आर्टिकल पढ़ो, कचरा बढ़ गया, क्योंकि वहां से क्या होता है, जो ह्यूमन फीकल मटेरियल है, ह्यूमन बॉडी है, दाढ़ी मूछे बनाई, उसके जो बाल हैं, वो सब पोटली में बांध के लॉक करके उसको फेंक दिया जाता है। धरती पर लाना पॉसिबल ही नहीं है उसको, क्योंकि जब स्पेस शिप आती है तो वो वापस लाना पॉसिबल नहीं, इतना ज्यादा कचरा हो जाता है। अच्छा एक बताओ, आप डेली आप घर में खाना खा रहे हैं तो कचरा इतना सारा निकलता है, उस कचरे को हमें फेंकना ही पड़ता है, उसको लेके कहीं जा नहीं सकते। तो वैसे उन लोगों ने स्पेस में फेंकना चालू कर दिया। हाँ, अब उसका आगे कुछ वो सोचा जा रहा है कि उसको स्पेस शिप में इतनी जगह ही नहीं होती। आपने देखा होगा जरा जरा से आदमी ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, निकलते हैं जरा सी जगह में। अभी वो विलियम्स आई है ना, विलियम्स, सुनीता विलियम्स, देखो जरा सी इतनी सी जगह थी, उससे निकल के हुए देखा होगा आपने। और वो आते हैं तो उनका हाथ पैर सब जाम हो जाता है, क्यों? वहां चलना फिरना तो होता नहीं है, तो उनकी बॉडी वैक्यूम में रहने के लिए, वो जीरो ग्रेविटी में रहने के लिए एक्लिमेटाइज कर जाती है। फिर उनको 1.5 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, फिर से चलने फिरने की ट्रेनिंग। अब ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाता है, ट्रेडमिल पे चलाया जाता है, फिर उनको धीरे धीरे पृथ्वी पर दबाव महसूस होता है, वहां कुछ और है प्रेशर, यहाँ कुछ और है। कोई व्यक्ति अगर यूएस से यहाँ आता है तो उसको 4-5 दिन एडजस्ट करने में लग जाता है, 1 हफ्ते। क्यों? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, दिन में जग रहे हो, वहां इस समय वो 11 घंटे हमसे पीछे हैं, वहां हो रहा है इस समय 10 बज रहा होगा, वहां लगभग 10:30 बज रहा होगा, वहां पे 11:30 हो रहा है, अपने यहाँ 10:30 रात का हो रहा है। वो लोग इस समय क्या कर रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं, सो रहे होंगे कुछ लोग। सोचो, जब वो यहाँ भारत आते हैं तो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो वहां के अकॉर्डिंग, उनको नींद कब आएगी, दिन में, उनको नींद कब आएगी, दिन में। और हमारी नींद कब खुलेगी, है ना? हम लोग यहाँ एक्टिव हैं, वो लोग यहाँ होते तो इनएक्टिव हो जाते। तो ये चीज एडजस्ट करने में उनको 1 हफ्ते लग जाता है। तो अंतरिक्ष तो बहुत बड़ी बात है। क्या बोला गया, यानी ये सब एक्टिविटी हमारी ही है। हम कॉलोनी बनाए, हम लोगों ने कॉलोनी बसाते जा रहे हैं। कहाँ कॉलोनी बसाएंगे, जहां पर अच्छा हैबिटेट है। अच्छा हैबिटेट कहाँ पे है, ट्रॉपिकल, और वो भी पैसिफिक आइलैंड पे। आजकल आइलैंड पे ज्यादा लोग जाते हैं, देखा होगा। वो कौन सा था, मालदीव। मालदीव्स में देखो बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो मालदीव ने आंख दिखाई तो मोदी जी ने देखो इधर अपने यहाँ का जो अंडमान निकोबार है वो बहुत अच्छा वो है, वो मालदीव से कम नहीं है। बस हाँ, उतनी सुख सुविधाएं नहीं है। अभी क्या किया, टाटा ने अपना रिसोर्ट बना दिया, रिलायंस ने अपना रिसोर्ट बना दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके पास पैसे अथाह है, उन लोगों ने उस द्वीप को बहुत डेकोरेट कर दिया। 2026 में मालदीव के टक्कर का लगेगा, बिल्कुल मालदीव जैसी सुख सुविधाएं वहां आ जाएगी। एयरपोर्ट तो वहां बना ही रहे हैं, एयरपोर्ट है ही है वहां आसपास, लेकिन अब बिल्कुल वहीं पे बनाएंगे, अंडमान निकोबार में, बिल्कुल वही 2 आइलैंड हैं, ठीक है, काफी ब्यूटीफुल है, तो वहां पे बनाएंगे। तो ये सब हो क्या रहा है, कॉलोनी बसी कि नहीं बसी?
पैसिफिक आइलैंड पर कॉलोनी बसी, किसने बसाई? ह्यूमन बीइंग ने, है ना। कारण कुछ भी रहा हो, कारण गोवा में क्या था? गोवा में केवल बीच ही बीच थे। आज की डेट पे गोवा में जाओ, न्यू ईयर में गोवा में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, और न्यू ईयर से 1 महीने पहले की बुकिंग हो चुकी होती है। आप कभी भी बुक कराओ, कुछ लोग 6 महीने पहले बुक कर देते, कुछ लोग 1 साल पहले बुक कर देते, होटल्स, मोटेल्स, रिसोर्ट्स, बाकी प्लेस। और जब आप न्यू ईयर जाओगे, वहां 25 तारीख को भयंकर फेस्टिवल होता है। गोवा में क्रिश्चियंस ज्यादा है, अंग्रेज लोग थोड़े यहीं पे हैं, वहां जो बसे हुए गोवा में। और गोवा में क्या होता है, वो क्रिश्चियंस ज्यादा है, तो सबसे पहले सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है क्रिसमस डे का। तो वहां पे वो जो 7 दिन है ना, लास्ट के 31 तक, वो भयंकर सेलिब्रेशन चलता है। फिर आ जाता है न्यू ईयर, तो वो जो अगले 7 दिन है वो भी भयंकर सेलिब्रेशन चलता है। यही कारण है कि गोवा पहले कुछ नहीं था वहां, लेकिन अब इतना ज्यादा वहां पे वो रिसोर्ट बना दिए, वो बना दिए कि लोग उसकी तरफ इन्फ्लुएंस होने लगे। तो क्या लिखा? ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड ह्यूमन बीइंग ने बसाए, इससे वहां की 2000 से भी ज्यादा बर्ड की प्रजाति गायब हो गई। अच्छा, गोवा में जब रिसोर्ट बनाएंगे तो पेड़ पौधे काटेंगे, और आपने देखा होगा जो रिसोर्ट होते हैं वहां लकड़ी के रिसोर्ट बनाते हैं ज्यादातर, क्योंकि लकड़ी के रिसोर्ट बना पाना पैसिफिक कोस्टल आइलैंड पर ज्यादा आसान है। देखा होगा, कश्मीर कभी जाओ, कश्मीर में जाइए तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, डल झील में जितने भी घर बने हुए हैं सब लकड़ी के, जितने भी वहां पे जो चीजें बिकती हैं सब लकड़ी पे रख रख के बेची जाती है, और वो लकड़ी पानी में डूबी रहती है। इवन जो उनके हाउसेज होते हैं, बोट हाउस, लकड़ी के बने हैं, पूरा घर लकड़ी का बना है। आप 2-2 बेडरूम का है, 3-3 बेडरूम का है, वही लोग लेते हैं, उसी से टहलते हैं, उसी का एंजॉय है। तो उससे क्या हो रहा है, लकड़ी कट गई तो बर्ड जो बैठती हैं पेड़ पर गायब हो गई। 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां गायब हो गई। आईयूसीएन ने तो 2004 वाली जो लिस्ट दी उसमें ये बताया 784 प्रजाति गायब हो चुकी है, 784 प्रजाति गायब हो गई है। कब? पिछले 500 सालों में, पिछले 500 सालों में। ये डाटा नहीं आएगा, ये डाटा आता है, ठीक है। 784 कितने सालों में गायब हुई है? अच्छा, कह रहा है आजकल रिसेंट अगर हम एक्सटिंक्शन देखें तो डोडो गायब हो गया है। कहां से? डोडो बर्ड थी, क्वागा अफ्रीका से गायब हो गया, क्वागा अफ्रीका से गायब हो गया है, ठीक है ना। क्वागा बताया था ना, जेब्रा जैसे होता है, जेब्रा जैसा था। थाइलासीन वुल्फ है, तस्मानिया वुल्फ, तस्मानिया वुल्फ को थाइलासीन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गया। स्टीलर सीका और रसिया से गायब हो गई। और 3 सब स्पीसीज गायब हो गई है, बाली जवान कैस्पियन, ठीक है ना, बाली जवान कैस्पियन। तो बाली जवान कैस्पियन ये किसकी थी? स्पीसीज है कि सब स्पीसीज? तो बाली जवन और कैस्पियन, ये लास्ट 20 ईयर में 27 प्रजातियां गायब हुई हैं। बताओ तो पहले वाला ये ज्यादा स्पीड अप से हो रहा है कि ये ज्यादा स्पीड अप हो रहा है? ये ज्यादा स्पीड अप हो रहा है। क्या ना, रिकॉर्ड्स ये बताते हैं, रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि ये जो हो रहा है ना ये रैंडम नहीं है। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि रैंडम नहीं है, नॉट रैंडम। यानी एम्फीबियंस ज्यादा गायब हो रहे हैं। ये देखो, एम्फीबियंस को ज्यादा खतरा है एक्सटिंक्शन का। और जब हम एक झलक देखें, ग्रीम ऑफ सिनेरियो अगर हम देखें तो क्या होगा, 15,500 के करीब स्पीसीज अभी भी गायब होने की कगार पे है। 15,500 से भी ज्यादा स्पीसीज गायब होने की कगार पे हैं। बताइए कितनी प्रजातियां गायब होने की कगार पे? 15,500 से ज्यादा, जिसमें से 12% खतरा किसको है? 12% कौन गायब हो रहा है? सारी बर्ड का 12% गायब हो रही है, 23% सारे मैमल के गायब हो रहे हैं, 32% एम्फीबियन। बताओ सबसे ज्यादा खतरा किसको है? और प्लांट में सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए याद करो जिम्नोस्पर्म का कोई डाटा नहीं बनाया गया है, क्योंकि गायब हो रहे हैं, गायब हो जाएंगे एक दिन, खत्म हो सकते हैं, बहुत कम बचेंगे। इन द वर्ल्ड फेज टू बी थ्रीट ऑफ एक्सटिंक्शन, फेज टू थ्रीट ऑफ एक्सटिंक्शन। कह रहा है अर्थ पर जो फॉसिल रिकॉर्ड है उससे पता चलता है कि लार्ज स्केल पे चीजें गायब हुई हैं कि स्मॉल स्केल पे। लिखा हुआ है कि पहले की तुलना में बहुत तेजी से गायब हुई। जब हम नहीं थे, जब हम अपीयर नहीं हुए थे पृथ्वी पर, जब हम नहीं हुए थे तब भी चीजें गायब हुई थी, लेकिन तब गायब होने में हमारा हाथ नहीं था। अच्छा, किसका हाथ था? अचानक से कहीं डिजास्टर आ जाना, अचानक से कहीं टेम्परेचर में बदलाव आ जाना, अचानक से कहीं पोल्यूशन हो जाना। अपने आप भी तो पोल्यूशन होता है, आग लग गई, कहीं धुआं उठा, पोल्यूशन आ गया, राख आई, ठीक है, ये भी हो गया। सूखा पड़ गया तो भी हो सकता है।
तो हमारे आने से पहले भी एक्सटिंक्शन हुए हैं, और जब से पृथ्वी बनी है, पृथ्वी कब बनी है, 3 से ज्यादा मतलब 4 मिलियन ईयर है पहले लिखा है, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड सिंस ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जब से लाइफ बनी 4 अरब साल पहले, कहां पर, अर्थ पर, तब से लेके अब तक 5 बार तेजी से विलुप्तीकरण हो चुका है। अच्छा, छठवां चल रहा है, हम कौन से एक्सटिंक्शन में हैं, 6 में हैं, ठीक है, जो कि पहले एपिसोड से डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है कि अब वाले एपिसोड में एक्सटिंक्शन रेट 100 से 1000 गुना तेज है, और इसका कारण है क्या, पहले हम नहीं थे और अब हम हैं, हमारी एक्टिविटी है इसलिए फास्ट हो गया है। पहले 5 में हम शामिल नहीं थे तो हमारा एक्सटिंक्शन रेट क्या था, स्लो, 1 गुना था मान लो, अब वो कितने गुना हो गया, पहले की तुलना में 100 गुना, या कुछ केस में 1000 गुना, यानी 100 से 1000 गुना फास्ट हो गया है। अगर 100 से 1000 गुना फास्ट हो गया है तो अब आप सोच के देख लो, इकोलॉजिस्ट का मानना है क्या कि अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो आधी प्रजाति वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर, यानी आधी प्रजाति अगर इसी रेट से होता रहा, 100 से 1000 गुना फास्ट एक्सटिंक्शन होता रहा, तो जितने भी अभी हम लोग हैं उसकी आधी प्रजाति अगले 100 साल में, और रेस्ट आधी अगले 100 साल में, तो कितने साल में गायब हो जाएगी, 200 साल में गायब हो जाएगी। जो शुरुआत में लिखा था वो यहां एक्सप्लेन कर दिया, ये पूछा गया है क्वेश्चन। बायोडायवर्सिटी लॉस के 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है प्लांट के प्रोडक्शन में कमी आना, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हुई है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हुई है, ठीक है, प्लांट जो है इन्वायरमेंट के डिस्टरबेंस को, जैसे सूखा हुआ या बाढ़ आ गई, झेल नहीं पाता, दूसरा कारण। तीसरा कारण वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस, यानी पौधे के प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आया है, पौधे के वाटर यूज में वेरिएशन आया है, पेस्ट में वेरिएशन आया है, डिजीज साइकिल में वेरिएशन आया है। मतलब 3 मुख्य कारण पूछे गए हैं। पहला कारण पौधे की प्रोडक्टिविटी कम हुई है, दूसरा पौधे की इन्वायरमेंट को जो झेलने की क्षमता थी वो कम हो गई है। पहले पौधा बाढ़ झेल लेता था, सूखा झेल लेता था, अब बाढ़ और सूखा नहीं झेल पा रहा है। क्यों, चेंज हो रहा है ना। पहले के लोग दवा बहुत कम खाते थे, अपने आप सही हो जाते थे, हाँ, अंटिल कि उनको बहुत गंभीर बीमारियां ना हो। पहले के लोग में और अब के लोग में क्या अंतर आया है, पहले हर किसी को डायबिटीज नहीं था, आज हर कोई 4 मेन रोग से जूझ रहा है। डायबिटीज सबसे प्राथमिक रोग, कैंसर, उसके बाद बीपी, और सबसे बड़ी समस्या हार्ट अटैक, और 5वीं सबसे बड़ी समस्या थायराइड। 5 मुख्य कारण है ये, जो किसी भी घर में पूछो एक ना एक पेशेंट जरूर मिल जाएगा। बीपी तो हर घर में हो रहा है, कारण बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते, पैदल चलना लोगों ने छोड़ दिया है। जब आपका हार्ट काम नहीं कर, एक बात बताओ, हार्ट भी तो मसल है ना, हार्ट क्या है, मसल। अब जो मसल जितनी ज्यादा काम करेगी वो उतनी डेवलप करेगी। अच्छा बताओ, अगर रोज हम ऐसे डंबल उठाएं तो मेरे यहाँ का साइज बहुत हैवी हो जाएगा, है ना, बन जाएंगे डोले सोले, है ना। तो उसी तरह से जब हार्ट रेगुलर काम करता है, जब रनिंग करते, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट पंप कर रहा है तेजी से, अब उसकी जो मसल है उसको वो बिल्कुल स्लीक हो गई, उसमें फैट इकट्ठा नहीं हुआ और हार्ट एकदम यंग बना रहता है, ठीक है ना। और आजकल की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाना, अल्कोहल लेना, हाई रिच फैटी डाइट लेना, बटर भर भर के बटर खाना, हर चीज में देखो ऑयल और ये, और हर चीज में मिलावटी तेल, इससे क्या हो गया, आज की हेल्थ इश्यूज बनते जा रहे हैं। इस वजह से भी क्या हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जा रही है। वही मैं बोल रहा हूँ, पौधे के साथ भी तो यही हो रहा है। पौधे को पहले शुद्ध पानी मिल रहा था बारिश से, आज प्रदूषण ही इतना है कि बारिश के साथ साथ एसिड भी आ रहा है। बताओ, एसिड रेन सुना है कि नहीं सुना है, तो पौधे को नुकसान होगा। इवन हमारी जो धरोहर है, दुनिया का 7वां अजूबा है ताजमहल, उसका पत्थर पीला पड़ गया है, उसके पत्थर को छुओगे स्मूथनेस नहीं रह गई है, खुरदरा हो गया है। क्यों, बगल में है मथुरा रिफाइनरी से SO2 गैस निकलती है, NO2 गैस निकलती है। जब ये बारिश होती है तो SO2 प्लस वाटर H2SO4 तेजाब बन गया और HNO3 बन जाता है, एक्वा रचिया इसी को तो बोलते हैं। तो समझो इस तरह का हो जाता है, जो सोने को मेल्ट कर सकता है वो पत्थर को क्यों नहीं मेल्ट कर सकता है।
समझो पत्थर मेल्ट हो गया, इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट थोड़ी अलर्ट हुई, उसने रिफाइनरी पे सख्त वो किया, और अब रिफाइनरी से जो धुआं था उसको कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद ही पास कराया जाता है, बिना कैटालिटिक कन्वर्टर के पास नहीं कराते। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, क्योंकि ये 2 टर्न का चैप्टर है, कल हो जाएगा कंप्लीट। अब सारे संडे एफएसटी है, हर संडे, ठीक है ना, और यूबीटी जो चल रहा है वो तो अभी चल ही रहा है, बीसी फ्राइडे को होगा, उसके बाद वाले 12th वाले से यूबीटी है, उसके बाद सारे एफएसटी 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 एफएसटी। अब सारे संडे एफएसटी दीजिए, मार्क्स कम आए ज्यादा है वो मैटर नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। बताइए, थाइलासीन अफ्रीका था, अरे थाइलासीन है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया था, ये सही है, ये सही है, सही है। ये बताइए सेकंड, बाली, जवन और कैस्पियन, बाली, ये बाली टाइगर, कैस्पियन एंड जवन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन में लीड्स टू, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन में लीड्स टू, क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो जाए उसका कारण क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन में लीड टू, हाँ, डिक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस। ये तो इसके है ना, 1 मिनट रुकिएगा, इसके पहले वाले करें, ये तो कल वाले टॉपिक के कुछ है। बताइए, फंजाई की स्पीसीज ज्यादा है फार्म से, ये बताइए, विच ऑफ फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर एंजियोस्पर्म एन, और ये सबसे ज्यादा क्या है, फंजाई, फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म, यानी पहले एफ फिर एन, एन के बाद फिर ए के बाद फिर पी, एफ एन ए पी, कहां है ये, एफ एन ए पी, ये वही है। पूछा गया ए क्या है, आई, आई मतलब इंसेक्ट्स, और बी कहां गया, बी ये होना चाहिए, हमें लग रहा है ये दिया तो ये बी होना चाहिए, तो आई ओ एम एम होना चाहिए, मोलस्क, तो ए होना चाहिए इंसेक्ट, बी होना चाहिए मोलस्क, सही है ना। अब क्या कह रहा है, ए बी क्या है, एक फिशेस हो गया, और ये क्या हो गया, रेप्टाइल्स, नहीं ये बर्ड्स था, रेप्टाइल तो दिया हुआ है, तो ये बर्ड्स हो गया, बर्ड्स, यानी इधर ऑप्शन दिया होगा, ये ए हो गया कौन सा, फिशेस, और बी क्या हो गया, बर्ड। देखिए इसमें क्या है, बोला इसको देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, यही है ना, हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो देख के बताओ, तो हमें तो ये पता ही है, प्लांट कंप्राइजेस नॉट मोर देन 22% ऑफ टोटल, सही है। स्पीसीज लेवल्ड फर्स्ट ऑफ नो इंपॉर्टेंस इन द प्लांट वर्ल्ड, स्पीसीज लेवल फर्स्ट, फर्स्ट कहा गया, ये फर्स्ट हो गया, यानी ये इस पे लगा होगा, देखो ये थर्ड इस पे होना चाहिए, ये सेकंड इस पे, फर्स्ट इस पे, यानी क्या है, ये मॉसेस था, कह रहा है मॉसेस जो हैं जो फर्स्ट में, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, गलत, वो तो इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। फिर कह रहा है स्पीसीज लेवल सेकंड, यानी फंजाई, फंजाई कह रहा है लीस्ट नंबर में, गलत। फिर कह रहा है स्पीसीज लेवल थर्ड, थर्ड यानी
ये लाइकेन, लाइकेन जो है वो मोस्ट अबेंडेंट है। गलत, तो पहला सही हो गया, हमने पहले ही बताया था। ये बताइए 2.4 8.1 वही वाला है ना? हाँ 2.4 8.1, पहले इन्होंने बोला लैंड एरिया तो 2.4 होगा, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी 8.1 होगा। ये वाला सही है, ये नहीं सही है, चेक करो। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज रिकॉर्ड फ्रॉम इंडिया, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज रिकॉर्ड इंडिया कितना है? ये गलत हो गया। 50,000 एनिमल ट्वाइस एज मैनी ऑफ द एनिमल, यानी 1 लाख प्लांट स्पीसीज। क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज रिकॉर्ड फ्रॉम द इंडिया ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल। ये तो गलत हो जाएगा, और कोई मैच नहीं कर रहा, सी करिए। ये बताइए घटेगी कहां से कहां? स्पीसीज डाइवर्सिटी इन जनरल, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती है कहां से कहां, लेकिन उन्होंने घटने वाला एनसीईआरटी लाइन दिया था, तो डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये सही होगा। यही है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। ये कोलंबिया में 1200 से 1400 और न्यूयॉर्क में 105 और ग्रीनलैंड में 56, बी ऑप्शन। ये बताइए एमाजोनियन, देखते ही समझ में आ गया होगा। ये करेक्ट मैच फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट सस्टेन इन एमाजोनियन रेन फॉरेस्ट अप्रोक्सीमेटली। 1200 से ज्यादा था ना? नहीं, अमेजोन पे तो 1300 था, हमारे भारत में 1200 से ज्यादा था। ये वही है, फिल इन द ब्लैंक्स। स्पेसिएशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक द ट्रॉपिकल रीजन सब्जेक्टेड टू, नहीं टेम्परेट रीजन में बहुत ज्यादा वो होता था, और ट्रॉपिकल रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, तो यहां टेम्परेट आएगा, यहां ट्रॉपिकल आएगा। अच्छा सी क्या आएगा? टेम्परेट ट्रॉपिकल है किसी में? टेम्परेट ट्रॉपिकल, आगे देखो अगला क्या है, सी हो जाएगा। टेम्परेट लिखा हुआ है तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट, तो यहां ट्रॉपिकल आ जाएगा, सी ट्रॉपिकल। अच्छा फिर यहां पे देयर इज मोर डाइवर्सिटी अवेलेबल इन टेम्परेट, तो कौन सा आ जाएगा? वो तो ट्रॉपिक आ गया, पहले टेम्परेट फिर ट्रॉपिक, डी नंबर होगा, पहले टेम्परेट फिर ट्रॉपिक, सही है ना? ये बताइए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये पहले ये बताइए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, क्योंकि साउथ अमेरिका जंगल की बात कर रहा है। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया कि किसी भी रीजन में स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज करती है विद द एक्सप्लोर्ड एरिया, ठीक है? तो इंक्रीज, केवल इंक्रीज करेगी, और अप टू ए लिमिट लिखा नहीं है, तो अप टू ए लिमिट डिक्रीज वाले में लिखा है, तो गलत हो जाएगी, इंक्रीज होनी चाहिए अप टू ए लिमिट। ये बताइए द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा टर्न आउट टू बी, तो आंसर आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये log c बराबर नहीं, log s बराबर log c प्लस जेड log a, सी ऑप्शन। वैल्यू ऑफ जेड कितनी होनी चाहिए? रिगार्डलेस बोल दिया है, 0.1 से 0.2 रिगार्डलेस बोला है, इसलिए अगर लार्ज कॉन्टिनेंट बोल देता तो क्या हो जाता? तो हो जाता 0.6 से 1.2, और फ्रूगीवोरस बर्ड्स के लिए कितनी हो जाती? ये देखो फ्रूगीवोरस बर्ड वाला क्वेश्चन आ गया 1.15, ठीक है? वो कैलकुलेट कराने के लिए बोल दिया, वो तो निकल जाएगा आपका। ये बताइए मोर स्पीसीज होगा, ये बात किसने कही थी? डेविड टिलमैन। जितना ज्यादा स्पीसीज होगा उतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, इनकरेक्ट, इन सब में इनकरेक्ट।
species richness does not contribute to the well-being of the species. Species richness does not contribute the well-being of an ecosystem. गलत हो गया भाई, species richness तो contribute करता है, गलत हो गया. Rich biodiversity essential for the health, ecosystem health and survival, ये सही है. It does not matter to us if the few species, ये भी गलत है. यानी only नहीं 1 and 3rd, क्योंकि हमसे पूछा है गलत बताओ, तो 1 and 3rd सही पूछा है गलत पूछा है? इनकरेक्ट. फर्स्ट भी गलत है क्योंकि स्पीसीज रिचनेस लिखा है, कंट्रीब्यूट नहीं करता, करता है, ये सही है, ये गलत है. इट डज नॉट मैटर अस, कह रहा है हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर कोई प्रजाति गायब हो जाए. पड़ेगा, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? हमें लग रहा है ये होना चाहिए 3rd एंड नहीं 4th ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन 1st एंड 3rd होना चाहिए. गलत टाइप हो गया होगा उसे. ये बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है. कह रहा है अगर एन ऑल आर ज्वाइंटेड, यानी क्या भरे कि सारे, कह रहा है रिवेट से ज्वाइंट कर दिए गए, तो एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन होना चाहिए. इन एन एरोप्लेन तो पहला एयरप्लेन होना चाहिए. अगर सारे पैसेंजर पॉपिंग कर रहे हैं इसलिए तो फिर नहीं इफेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, तो यानी ये हो जाना चाहिए रिवेट, टू टेक रिवेट, हाँ टू टेक होम, यहां पे रिवेट, रिवेट होना चाहिए कहीं पे, तो रिवेट आ जाएगा. फिर उसके बाद ऑन द रिमूवल ऑफ मोर रिवेट द प्लेन बिकम्स ओवर पीरियड, तो वीक हो जाएगा. और लॉस ऑफ रिवेट मोर थ्रीट टू द सेफ्टी ऑफ फ्लाइट विंग्स, ये वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा. और कोई मैच नहीं कर रहा है. 2004 डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है? बी गलत है. टोटल स्पीसीज 784 गायब हुई थी, ये इनवर्टिब्रेट नहीं. ये हाउ मैनी कितनी बार हो चुका था? 5 बार, 5 बार हो चुका था ना, लेकिन 6वां चल रहा है. ये अभी अभी किया है लास्ट वाला टॉपिक. क्या होगा? कह रहा है सारे हैं एक को छोड़ के. देखो ये तो अभी पढ़ा था कि पौधे की प्रोडक्शन में कमी आई है, ये सही है. इंक्रीज रेजिस्टेंस, इंक्रीज रेजिस्टेंस की डिक्रीज हो गया है. रेजिस्टेंस बढ़ा है कि रेजिस्टेंस घटा है? रेजिस्टेंस तो घटा है. अच्छा, इंक्रीज वेरिएबिलिटी, ये सही है. इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन पेस्ट, ये सही है. ये गलत कौन सा हुआ? ये देखो डिक्रीज रेजिस्टेंस, चेक करिए. डिक्रीज, यहां क्या लिखा है? इंक्रीज, गलत हो गया. ये बताइए, ये सब गायब हुआ है क्यों? ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है. किसने? ह्यूमन बीइंग ने. हम लोगों ने इनका शिकार कर डाला है. नहीं, ये तो अभी नेक्स्ट, ये कल का टॉपिक है, तो यहां तक मैंने आपको करा दिए, बाकी कल करेंगे.